ऊपर ससुराल नीचे मायका। नेहा अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नेहा और उसके माता पिता पिछले 2 साल से एक ही घर में थे और उन्हें शहर आए 30 साल से ऊपर हो चुका था। पर इतने समय के बाद भी उसके माता पिता कभी अपना खुद का घर नहीं खरीद पाए। ऐसे ही एक दिन मकान मालिक आता है और नेहा की माँ आशा देवी से कहता है, आशा बहन, अब आपको ये घर खाली करना होगा क्योंकि ये घर मैंने बेच दिया है। पर क्यों भाई साहब, घर बेचने से पहले एक बार हमारे बारे में तो सोच लेते। आप कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी अच्छी बनती है। 2 साल से हम आपके घर में हैं, पर ना हमें कभी आपसे कोई शिकायत हुई है और ना ही आपको हमसे। क्या करें बहन, अगर मेरी भी बेटी होती तो आपकी तरह अपनी बेटी के साथ सुखी रहता, पर मेरे तो नालायक 2 बेटे हैं। बंटवारे के लिए इस तरह से लड़ रहे हैं मानो जैसे एक दूसरे का खून ही कर डालेंगे। इसलिए मुझे ये जमीन बेचनी पड़ी। आपके पास 10 दिन का टाइम है, कोई दूसरा मकान ढूंढ लेना। इतना बोलकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। रात को जब नेहा के पिता आदर्श घर आते हैं तो आशा देवी आदर्श से कहती है, लो जी, ये घर भी अब खाली करना है। अगर आप अपना खुद का घर नहीं खरीद सकते तो ढंग का कोई घर ढूंढ लेना जहाँ हम अपनी बेटी के साथ रह सके। अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, छोटी बच्ची नहीं है जिसे लेकर हम घर घर भटके। आशा, मुझे अकेला दोष मत दिया करो। शहर में घर लेना कोई मामूली बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि पहले मुझे अपना खुद का घर लेने दो, तब नेहा को लेकर आना। पर तुम्हें तो लगा कि मैं कोई लड़कीबाजी कर रहा हूँ आगे बेटी को लेकर। आप दोनों फिर से लड़ने लगे। मुझे समझ नहीं आता आप दोनों छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों लड़ते हो। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ आप दोनों से। हे भगवान, मुझे मेरा जीवन साथी ऐसा मत देना। मुझे मेरा जीवन साथी ऐसा देना जो मुझसे कभी न लड़े और मेरी बातों को समझे। नेहा अपने माता पिता की लड़ाई से परेशान हो चुकी थी। अब इसी तरह से 10 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार आदर्श को एक घर मिल ही जाता है। 10 दिनों बाद आदर्श नेहा और अपनी बीवी के साथ यशपाल जी के घर जाते हैं। अब हमारे नए मालिक यशपाल जी हैं। वो इस घर में अपने बेटे और बीवी के साथ रहते हैं। ऊपर वाला माला उनका है, इसलिए तुम दोनों कभी ऊपर मत जाना। उन्होंने सिर्फ नीचे वाला घर हमें किराए पर दिया है। आप तो हमें सिखा रहे हो जैसे हम छोटे बच्चे हैं और भागकर उनके घर में बैठे रहेंगे। अरे भाग्यवान, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यशपाल जी मिलिट्री में रह चुके हैं। उनका गुस्सा उनके नाक पर रहता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से उन्हें परेशानी हो। आदर्श नेहा और आशा को सब कुछ अच्छे से समझा देता है। नेहा और आशा भी अच्छे से उस घर में रहते हैं और घर को साफ सुथरा रखते हैं ताकि कभी भी कोई बहस ना हो। पर कहते हैं ना, जिनका मिलन लिखा होता है वे मिलकर ही रहते हैं। हर महीने यशपाल का बेटा नितिन किराए लेने के लिए नीचे आता है और अगर आशा के घर में कोई कमी होती है तो उसी कमी को भी ठीक करने के लिए नितिन आता है। इसी तरह से नेहा और नितिन की मुलाकात होती है। समय बीतता जाता है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन नेहा और नितिन एक मार्केट में घूम रहे होते हैं। नेहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वो चीज तुम्हारी होगी। तो लो, मैंने तुम पर हाथ रख दिया। तो अब बताओ कब बात करोगे मेरे और अपने लिए अपने घर में, और कब बताओगे उन्हें हम दोनों के बारे में? आज तुमने मुझ पर हाथ रखा है तो अब मुझे आज ही बताना होगा। चलो घर चलते हैं। मैं आज ही जाकर तुम्हारे घर वालों से बात कर लेता हूँ और अपने घर वालों से भी। पर तुम्हारे पापा को गुस्सा तो नाक पर रहता है। क्या वे मुझे अपनाएंगे? बच्चों के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। नितिन को खुद पर भरोसा था, इसलिए वे घर जाकर नेहा और अपने घर वालों से बात करता है। पर दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। नालायक निकम्मा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस गरीब लड़की का हाथ थामे? अरे ये हमारे किराएदार हैं और मैं इस किराएदार वाली लड़की को अपनी बहू रानी कभी नहीं बनाने वाला। क्यों, तुमने अपनी बेटी को यही सब सिखाया है क्या? हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छी सीख दी है। आपके बेटे ने अपने प्यार के जाल में हमारी बेटी को फंसाया है और वैसे भी हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसे घर में अपनी बेटी देने का जिस घर का मुखिया पागल है, सनकी है। अरे मिलिट्री में रह चुके हो तो क्या गुस्सा नाक पर लेकर जाओगे? देख रहा है तू, इसके घर वालों को बात करने की भी तमीज नहीं है और तू ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता है। और तुम लोग निकल जाओ मेरे घर से, ढूंढ लो अपने लिए दूसरा घर। अरे ऐसे कैसे घर खाली कर दे? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अभी तो सिर्फ 6 ही महीने हुए। 6 महीने अब भी बाकी है हमारे पास। आप लोग जाओ अपने घर में ऊपर। यशपाल को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने बेटे को घर के ऊपर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श और आशा भी नेहा से इस बात से बहुत नाराज होते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और नेहा नितिन से मिल नहीं पाती और आखिरकार एक दिन वे दोनों छुपकर बाहर मिलते हैं। मुझे लगा था हमारे घर वाले मान जाएंगे, पर ये तो मानने से इनकार कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम दोनों इनके खिलाफ जाकर शादी कर लें। अगर ऐसा हो गया तब तो इन्हें हमें अपनाना ही पड़ेगा।
इतना बोलकर नितिन नेहा से शादी कर लेता है और उसे अपने घर की बहू बना लेता है। कुछ देर बाद नितिन और नेहा जब घर पहुंचते हैं तो आशा और यशपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नालायक, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो तूने इसे मेरे घर की बहू बना दिया? तू मेरे खिलाफ गया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। नेहा बेटा, तूने इस लड़के के लिए अपने माँ बाप को धोखा दिया। गलती हमारी ही है। मैंने कहा था तेरे पापा से ये घर खाली कर दे, पर ये मेरी सुनते कहाँ हैं। माँ, नितिन बहुत अच्छा लड़का है और मुझे एक शांति वाला घर चाहिए था। पापा, जो होना था वो हो गया, अब हमें माफ करो और अपना लो नेहा को। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल वैसी जैसे आपको चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यशपाल नहीं मानता, पर नेहा के माता पिता मजबूर थे क्योंकि उनकी तो बेटी थी। वो इस रिश्ते को अपना लेते हैं, पर यशपाल इस रिश्ते को नहीं अपनाता और अपने बेटे और बहू को घर से निकाल देता है। तुमने जो किया वो गलत था। मेरी बेटी का ऊपर ससुराल नीचे मायका हो गया। तुम्हारे पिता हमें नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास अभी 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। इसलिए जब तक तुम्हारे पापा मान नहीं जाते और हमें दूसरा घर नहीं मिल जाता, तुम यहीं नीचे हमारे साथ रह लो। आखिर अब ये भी तो तुम्हारा ही ससुराल है और हमारी नेहा बेटी का मायका। अब नितिन अपने ही घर में अपने ससुराल वालों के साथ नीचे रहता है। अब नीचे नेहा का मायका था और ऊपर ससुराल। नेहा हर रोज अपने ससुराल जाती और अपने ससुर को मनाने की कोशिश करती। समय यूं ही बीतता रहता है, पर यशपाल नहीं मानता और एक दिन यशपाल को पता चलता है कि नेहा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही यशपाल की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और वे खुद नीचे जाकर अपने बेटे से कहता है, पता नहीं आजकल की कैसी पीढ़ी है। माँ बाप ने गुस्से में क्या कह दिया कि घर से निकल जाओ, सामान उठाते हैं और घर से निकल जाते हैं। जरा भी कोशिश नहीं करते माँ बाप को समझने की और उन्हें समझाने की। अब अपने घर चलो, घर ज्यादा दूर नहीं है बहू तुम्हारा, ससुराल ऊपर ही है, ये नीचे तुम्हारा मायका है। इसका मतलब पापा आपने हमें अपना लिया। मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू मेरे घर के बच्चे को अपने मायके में जन्म दे। इसलिए ऊपर चलो। और एक बात, मेरे समधी समधन भटके मुझे मंजूर नहीं, इसलिए वो लोग जब तक यहाँ चाहे रह सकते हैं। यशपाल की सारी नाराजगी खत्म हो गई थी और ये सब कुछ नेहा के होने वाले बच्चे की वजह से हुआ था। अब इस तरह से नेहा ऊपर अपने ससुराल में रहती है और नीचे उसका मायका। जब नेहा का दिल करता है तो वह नीचे मिलने आ जाती है। माया नगरी नाम के जंगल में 3 जादुई नागिन बहन शेषा, बेला और शिवन्या एक साथ रहा करती थी। तीनों नागिन बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बेला, शिवन्या, तुम दोनों का कभी भी मानव लोक जाने का मन नहीं करता क्या? तुम दोनों नहीं देखना चाहती कि इंसान कैसे रहते हैं, आखिर किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से हंसते हैं? हमेशा माता पिता हमें बस यही कहते आए हैं कि मानव अच्छे नहीं होते। क्यों ना एक बार, बस एक बार हम तीनों बहन मनुष्य की दुनिया में जाएं और वहां रहकर मनुष्यों को देख कर आए। मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं भी एक बार मनुष्य की दुनिया में जाऊं और वहां के लोगों के साथ रहूं, परंतु डर लगता है अगर माता पिता को पता चल गया तो ये कि वो लोग हमें घर से धक्के मार के निकाल देंगे, साथ ही साथ नागिन लोग से भी। इसीलिए अब तुम दोनों अपने दिमाग से इंसानों का ख्याल निकाल दो। शिवन्या की बात सुनकर बेला और शेषा का मुंह बन जाता है, तो वहीं दूसरी ओर शिवन्या अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेला शेषा से बोलती है, इस शिवन्या की बच्ची को मनाना तो बहुत मुश्किल का काम है। आखिर ये माँ पापा की चमची जो है ये नहीं जाने वाली हमारे साथ, वो भी इंसानों की दुनिया में। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, अब जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हम दोनों इंसान की दुनिया में जा रहे हैं। बस समझ ये नहीं आ रहा कि इस शिवन्या की बच्ची का क्या करें। बेला, तुम शायद कुछ भूल रही हो कि हम तीनों ही बहन जादुई नागिन हैं। हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो यहाँ नागिन लोक में किसी के पास नहीं है। उनमें से एक शक्ति मेरे पास है, किसी को भी सम्मोहित करने की। तो फिर देरी किस बात की है? बेला और शेषा शिवन्या के पास जाती हैं और बेला अपनी आंखों की जादुई शक्तियों से शिवन्या को अपने वश में कर लेती है। अब शिवन्या बस वही करती है जो बेला उसे करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो तीनों बहनें वहां से इंसानी दुनिया में चली जाती हैं। अब इंसानी दुनिया में पहुंचते ही शिवन्या के ऊपर किया गया सम्मोहन भी खत्म हो जाता है। परंतु जब वे तीनों नागिन बहन इंसानों की दुनिया में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि इंसान का रहन सहन उनके रहन सहन से काफी अलग है। इंसानों की दुनिया हम नाग नागिन की दुनिया से कितनी अलग है। बेला, अच्छा किया जो तुमने सम्मोहन का इस्तेमाल किया। अगर तुम मुझे सम्मोहित नहीं करती तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं आती। चलो, शुक्र है कि तुम्हें भी यहाँ आकर हमारी तरह अच्छा लगा। जिसके बाद वो तीनों जादुई बहनें इंसानों का रूप धारण कर लेती हैं और एक साधारण सुंदर सी लड़की बनकर बाजार में घूमने लगती हैं। तभी उन तीनों बहनों की नजर एक बेकरी की दुकान पर पड़ती है। अरे वो देखो, वो तो एक बेकरी शॉप है।
इसका मतलब उस दुकान के अंदर कई तरह के केक और पेस्ट्री रखे होंगे। चलो हम जल्दी से उस दुकान के अंदर चलते हैं। अब वो तीनों बहन उस दुकान के अंदर चली जाती हैं, परंतु उस समय दुकान के अंदर कोई भी नहीं होता और शेषा खुद को रोक नहीं पाती और खुद उस दुकान के अंदर से कुछ केक निकालकर अपनी दोनों बहनों के साथ खाने लगती है। तभी वहाँ अर्णव नाम का एक सुंदर सा लड़का आता है, जिसे देखकर शिवन्या पहले ही नजर में उसकी दीवानी हो जाती है और वो उन तीनों को इस तरह से केक खाता देखकर हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ तारा आ जाती है। उन तीनों बहनों को केक खाता देख गुस्से में लाल पीला होकर बोलती है, कौन हो तुम तीनों, और तुम तीनों ने मेरी दुकान की कैसी हालत कर दी है। और अर्णव, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरी जिम्मेदारी पर ही दुकान छोड़कर गई थी और तू एक नंबर का नालायक है। इसमें मेरी क्या गलती है? माँ आपने ही मुझे अर्जेंट में बुलाया और दुकान की चाबी आप ही के पास थी, इस वजह से मैं दुकान बंद नहीं कर पाया। और जब मैं दुकान से निकल गया तब आपने मुझे फिर से दुकान आने को बोला और जब मैं दुकान आया तो मैंने ये सब देखा। सब गलती मेरी है और तुम तीनों चुपचाप से पैसे निकालो। जो तुमने मेरे दुकान का नुकसान किया है उन सब के पैसे, वो क्या होते हैं? हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और एक बात, हम तीनों से थोड़ा तमीज से बात करो। तुम नहीं जानती कि हम तीनों कौन हैं। मुझे जानना भी नहीं है कि तुम तीनों कौन हो। तुम तीनों को तो देखकर भी ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों राक्षस हो, जिसने आज से पहले कभी केक ही ना खाया हो। इस तरह से तारा उन तीनों जादुई नागिन बहनों से पैसे मांगने लगती है, परंतु वे तीनों पैसे नहीं दे पाती। अब शेषा उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के उसके सामने लाकर रख देती है और उससे बोलती है, तुम इंसान बहुत लालची होते हो। देखो, जो वस्तु तुम हमसे मांग रही हो वो हमारे पास नहीं है, परंतु ऐसे कई सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात मेरे पास हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो हम तीनों बहनें मिलकर तुम्हारी इस दुकान को इन सब से भर सकते हैं। तो अब कृपया करके हमें यहाँ से जाने दो। चलो शिवन्या। इतना बोलकर शेषा बेला शिवन्या का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शिवन्या छुप छुप कर अर्णव को देखने के लिए इंसानी दुनिया में जाती। ऐसे ही एक दिन तीनों बहन साथ बैठकर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करती हैं कि तभी शिवन्या बोलती है, बेला, शेषा, मुझे इंसानों की दुनिया में जाना है। मैंने उस दुकान में जिस लड़के को देखा था, पता नहीं उसकी आंखों में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति थी कि मैं उसके चेहरे को भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उस इंसान से प्यार हो गया है। मैं उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और तुम दोनों को याद है ना, माता पिता ने हमसे हमेशा यही कहा है, जो पहली नजर में भा जाए वही हमारा जीवन साथी होता है। पर शिवन्या, माता पिता बिल्कुल सही कहते हैं, इंसान अच्छे नहीं होते और ये चीज हमने खुद देखी है। मैं नहीं जानती कि इंसान अच्छे होते हैं या बुरे, पर मेरे दिल ने जिसे चुना है वो एक अच्छा इंसान है। अब शिवन्या के बार बार बोलने पर बेला और शेषा उसके साथ एक बार फिर इंसानी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो तीनों नागिन बहन अपना नागिन रूप बदलकर इंसानी रूप में आ जाती हैं और उसी दुकान में वापस जाती हैं जहां शेषा तारा से शिवन्या और अर्णव के रिश्ते की बात करती है, परंतु तारा इस रिश्ते से मना कर देती है और गुस्से में आकर शेषा अपना नागिन रूप धारण कर लेती है और डराते हुए तारा से बोलती है, देख ले बुढ़िया, हम तीनों नागिन हैं, वो भी जादुई नागिन। अगर तूने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं किया तो मैं तुझे और तेरे बेटे को हमेशा के लिए भगवान के पास पहुंचा दूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर अब मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा यहाँ नहीं है। एक बार मैं अपने बेटे को यहाँ बुला लेती हूँ तो हम उसकी मर्जी से ही पूछ लेते हैं। आखिर मेरे बेटे को भी तो तुम्हारी बहन से शादी करनी होगी ना। अब तारा के बोलने पर शेषा उसे छोड़ देती है और कुछ देर बाद तारा अपने साथ कुछ सपेरों को लेकर आती है और वो सपेरा बीन बजाने लगता है, जिस वजह से तीनों नागिन कमजोर पड़ जाती हैं। परंतु तभी अर्णव वहां पर आ जाता है और उस सपेरे को मार कर भगा देता है, जिसके बाद अर्णव अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप ये क्या करने जा रही थी? हम इंसान हैं और हमारा काम है लोगों की मदद करना, और वैसे भी हम तो नागों की पूजा करते हैं। फिर आप सपेरे के हाथों इन नागिनों को कैसे पकड़वा सकती हैं? और रही शिवन्या से शादी करने की बात, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है, क्योंकि अकेली शिवन्या ही मुझे प्यार नहीं करती। मैं भी शिवन्या से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब उस दिन पहली बार उसे दुकान में देखा था, बस उसी वक्त में अपना दिल शिवन्या को दे बैठा था। अर्णव की बातें सुनकर तारा भी मान जाती है, जिसके बाद अर्णव तारा उन तीनों जादुई नागिन बहनों के साथ नागलोक जाती है और वहां शिवन्या के माता पिता से उसका हाथ मांगती है।
जब सारी घटना के बारे में शिवन्या के माता पिता को पता चलता है तो वो लोग भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करते और शिवन्या की शादी अर्नव से करा देते हैं, जिसके बाद शिवन्या इंसानों की दुनिया में आकर अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर बेला भी अपनी जादुई शक्तियों से जब चाहे तब नागलोक से इंसान लोक में आकर अपनी बहन से मिल लेती है। होशियारपुर नाम के एक छोटे से गांव में निशा नाम की एक लड़की अपने पिता राम के साथ रहा करती थी। निशा बहुत छोटी थी जब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। बस इसीलिए उसकी देखभाल के लिए उसके पिताजी अब दूसरी शादी कर लेते हैं। उसकी सौतेली माँ की एक बेटी थी जिसका नाम अनोखी था। निशा की सौतेली माँ अपनी बेटी अनोखी के साथ निशा के घर आती है। निशा अपनी सौतेली माँ से बहुत प्यार कर रही होती है, परंतु निशा की सौतेली माँ उसकी छोटी बहन अनोखी उससे उतनी ही नफरत करती थी। निशा बहुत ही सुंदर थी और उसका रंग भी बहुत ही मनमोहक था, इसीलिए निशा की माँ हमेशा अपनी बेटी को निशा की तरह सुंदर बनने के लिए कहती रहती। अनोखी बेटा, तुझे कितनी बार बोला है कि तू निशा की तरह सुंदर बन के रहा कर। देख निशा के बाल कितने सुंदर है। आखिर लड़कियों की सुंदरता उसके बालों से ही तो होती है। पर माँ, मैं इतना सब कुछ तो करती हूँ और फिर भी मेरे बाल निशा की तरह मोटे नहीं हो रहे। मैं क्या करूँ इसमें? आपको तो पता ही है ना, निशा के बचपन से ही मजबूत काले लंबे और घने बाल हैं और मेरे तो झाड़ू है झाड़ू। तभी तो तुझे बन ठन के रहने के लिए बोलती हूँ। अनोखी की माँ अनोखी को निशा की तरह बनने और संवरने को बोल रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी राम के साथ घर आता है, जहाँ निशा घर आए मेहमानों को पानी देती है। निशा की सुंदरता और सुंदर बाल देखकर आदमी राम से बोलता है, अरे राम, निशा बेटी कितनी सुंदर हो गई है। अब तो हमारी निशा बड़ी भी हो चुकी है। आखिर तू अब इसके हाथ पीले क्यों नहीं करवा देता? मैं निशा बेटी की शादी के बारे में सोच रहा था, किंतु अब तक मुझे कोई अच्छा लड़का दिखा ही नहीं। अरे मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत अमीर परिवार से है। अगर तू कहे तो मैं अपनी निशा बेटिया के लिए बात करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम ये सुनते ही रिश्ते के लिए हामी भर देता है। अच्छे लड़के और अमीर घर का नाम सुनकर अनोखी और उसकी माँ अंदर ही अंदर निशा से जलने लगती है। तो वहीं कुछ दिनों बाद निशा का रिश्ता दीपक नाम के एक बहुत अच्छे से लड़के से हो जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है, परंतु अनोखी की माँ को ये रिश्ता रास नहीं आता और वो निशा का रिश्ता तोड़ने के लिए शादी से कुछ दिन पहले ही निशा को नहाने के लिए एक शैम्पू देती है। निशा जब नहाकर बाहर आती है तो उस शैम्पू की वजह से उसके सर के सारे बाल निकल जाते हैं। वो गंजी हो जाती है, जिस वजह से उसका रिश्ता भी टूट जाता है। अब निशा अपने घर से बाहर जाती तो सभी लोग उसका मजाक बनाया करते। ये सब देखकर निशा को बहुत रोना आता है। वो अकेले जंगल में जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसकी माँ की आत्मा आती है। अपनी माँ को अपने सामने देखकर निशा अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? पता है आज तुम्हारी बेटी कितनी दुखी है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम वापस आ जाओ माँ। बेटा मैं वापस नहीं आ सकती इस दुनिया में, पर आज मैं तुझे कुछ देने आई हूँ। इतना बोलकर निशा की माँ उसके सर पर हाथ फेरती है। उसके सर पर जादुई सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। अपने सर पर सोने और चांदी के घने लंबे बाल देखकर निशा हैरान हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ ये तो सोने और चांदी के बाल हैं। अगर मैं इन बालों को लेकर गाँव गई तो सब मेरे बालों के पीछे पड़ जाएंगे। मेरी बच्ची, ये जादुई सोने चांदी के बाल हैं। ये बाल केवल उन्हें ही दिखेंगे जिनका मन साफ होगा, जिनका दिल साफ होगा, जो बिल्कुल भी लालची नहीं होंगे, और जो तुझे दिल से स्वीकारेगा उसी को तेरे सोने चांदी के बाल दिखाई देंगे, ना कि तेरी सुंदरता से प्यार करने वाले को। माँ काश आप हमेशा मेरे साथ रहती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अब कुछ देर बाद निशा अपने घर के लिए निकल पड़ती है। तभी वो रास्ते में एक राजा के रथ को आता देखती है। राजा को देखने के लिए गांव में भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ देखकर निशा भीड़ में घुस जाती है और राजा को देखने लगती है, परंतु तभी उसे अपनी सौतीली माँ का ख्याल आता है और वो खुद से बोलती है, मैं कब से बाहर हूँ घर से। घर का सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा है। अगर मैंने काम नहीं किया तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। राजा का क्या है, अगली बार गाँव आएंगे तब देख लूंगी। अभी तो मेरा यहाँ से जाना ज्यादा जरूरी है। इतना बोलकर निशा वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तभी राजा की नजर निशा पर पड़ती है। वो निशा को पीछे से देखते हैं और उसके जादुई सोने चांदी के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें निशा से प्यार हो जाता है, जिसके बाद राजा राजमहल में जाकर अपने सिपाहियों से बोलते हैं, आज हमने इस गांव में एक लड़की देखी जिसके बाल सोने चांदी के हैं। हमें वो लड़की चाहिए। पूरे नगर में ऐलान कर दो कि जिस भी लड़की के बाल सोने चांदी के हैं वो हमारे राज्य में आ जाए, क्योंकि अब हम उस लड़की से विवाह करेंगे।
राजा साहब, हमें कुछ नहीं सुनना। अब सिपाही पूरे गांव में ऐलान कर देता है। ये ऐलान होते ही सारी लड़कियां अपने बालों को कलर कर लेती हैं और राजमहल में जाती हैं। निशा की सौतेली माँ भी अनोखी और निशा के साथ वहाँ जाती है। राजा सभी के सोने चांदी के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी को सर धोने को बोलते हैं। अब सारी लड़कियां राजा के सामने अपने बालों को धोती हैं। जैसे ही वो अपने बालों को धोती हैं, उनके बालों का कलर निकल जाता है। जैसे जैसे सारी लड़कियां खत्म होती जा रही थी, वैसे वैसे राजा की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। तभी आखिर में उनकी नजर निशा पर पड़ती है, जिसने अपने बालों को ढका होता है। निशा को देख राजा निशा से बोलते हैं, सारी लड़कियां हमारी आज्ञा का पालन कर रही हैं, फिर तुम इन लड़कियों की तरह आगे आकर क्यों नहीं अपना सर धो रही? महाराज, ये तो गंजी है, इसके सर पे तो बाल ही नहीं है। हमें देखना है। अब राजा निशा को अपने सर से चुन्नी हटाने को कहते हैं। निशा जैसे ही अपने सर से दुपट्टे को हटाती है, राजा को उसके सोने चांदी के बाल दिखने लगते हैं। निशा के बालों को देखकर राजा निशा को पहचान लेते हैं कि ये वही लड़की है। अब राजा उसे अपने सर धोने को कहते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और राजा से बोलते हैं, महाराज जी, आप क्या बोल रहे हैं? ये लड़की तो गंजी है, इसे क्यों सर धोने को कह रहे हैं? ये आप गाँव वालों कैसी बेहुदा बकवास कर रहे हैं। हमें इस लड़की के सर पर वही सोने चांदी के बाल दिख रहे हैं जो हमने उस दिन देखा था। राजा की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद निशा वहाँ खड़े सभी लोगों से बोलती है, महाराज जी सच बोल रहे हैं, मेरे ये सोने चांदी के बाल जादुई हैं। ये बाल केवल उन्हें दिखते हैं जिनका मन साफ होता है, इसीलिए यहाँ खड़े मेरे सोने चांदी के बाल किसी को नहीं दिख रहे सिवाय महाराज और मेरे पिता के, क्योंकि इन दोनों का ही दिल साफ है। आज पहली बार मैं अपने दिल की करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी सुरक्षा के लिए मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद यानी मेरे सोने चांदी के बाल है। ये जानकर वहाँ खड़े सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है और निशा के पिताजी निशा की शादी महाराज से करवा देते हैं। अब निशा गरीब लड़की से महलों की रानी बन जाती है और अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लग जाती है।